हेलो क्लास 11th, वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज का हमारा टॉपिक है नील बोहर के लिमिटेशंस। ठीक है, आज हम नील बोहर के लिमिटेशंस के बारे में जानेंगे। ऑलरेडी हमने नील बोहर के पोस्टुलेट्स देख लिए हैं, हमने डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी, किस तरीके से रेडियस को कैलकुलेट करना सिखाया था नील बोहर ने, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। ठीक है, अब वो क्या चीज़ नहीं बता पाए थे इसके बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। क्या है? इट वॉज ओनली एप्लीकेबल फॉर वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। इनकी जो थ्योरी थी वो वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ही वैलिड थी। ठीक है, जैसे कि हमारे पास हो हाइड्रोजन या फिर He2 पॉजिटिव, ठीक है, या फिर लिथियम, यहाँ पे क्या है, लिथियम 3 पॉजिटिव, बेरिलियम 4 पॉजिटिव। इन सब में अब क्या क्या प्रेजेंट है, एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये इन सब चीज़ों के लिए 3 नहीं, यहाँ पे 2 पॉजिटिव और ये हो जाएगा 3 पॉजिटिव। ठीक है, अब इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो ये इस चीज़ के लिए एप्लीकेबल था, सब के लिए एप्लीकेबल नहीं था। पहला ये क्या है, इनका लिमिटेशन है। सेकेंड लिमिटेशन क्या है, ये जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अब ये जीमन इफेक्ट क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। जो स्पेक्ट्रल लाइन है उसमें स्प्लिट होना, जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आता है, ठीक है, तो स्पेक्ट्रल लाइन क्या हो जाती है, स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि इनको SPDF के बारे में इतना नहीं पता था, क्योंकि उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें तब डिस्कवर नहीं हुई थी, उनको नहीं पता था कि क्यों ये डिफ्लेक्शन होता है। सेम स्टार्क इफेक्ट के बारे में नहीं बता पाई थे, सेम कहानी है। स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, स्पेक्ट्रल लाइन में डिफ्लेक्शन आना, स्प्लिटिंग आना, किसकी वजह से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट ये नहीं बता पाए थे। Fourth, Neil Bohr only considered the particle nature of electron, but actually electron have the wave nature. ठीक है, इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। बट नील बोहर ने जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्टडी की थी वो सिर्फ और सिर्फ एज अ पार्टिकल नेचर मान के स्टडी की थी, वेव नेचर उन्होंने इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं किया था। ये भी इनका एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट, नील बोहर नेवर कंसिडर द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ वेलोसिटी। नील बोहर ने कभी अनसर्टेनिटी पे बात नहीं की। अनसर्टेनिटी पे बात किसने की, हाइजेनबर्ग ने बात की है, आगे हम पढ़ेंगे। एन इलेक्ट्रॉन विच वाज लेटर प्रूव्ड बाय द हाइजेनबर्ग। ठीक है, आगे हम क्या पढ़ेंगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी ऑफ प्रिंसिपल। तो इन्होंने अनसर्टेनिटी के बारे में कोई बात नहीं की। यहाँ पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, माइक्रोस्कोपिक बॉडी है। ठीक है, तो एक ही टाइम पे इलेक्ट्रॉन की स्पीड, उसका पोजीशन, ठीक है, फाइंड आउट कर पाना इज नॉट पॉसिबल। अगर हम एक चीज एक्यूरेट फाइंड आउट करेंगे तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, उसमें एरर आ जाएगा। तो इस बारे में कोई बात नहीं हुई थी। नाउ ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन बॉन्डिंग ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल। ये भी चीज़ नहीं बता पाए थे कि किस तरीके से एटम की बॉन्डिंग होती है और वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो टोटल यहाँ पे 6 लिमिटेशंस हमने पढ़े हैं नील बोहर के। आई होप कि सारे के सारे लिमिटेशंस आपको क्लियर हुए होंगे। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।